जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी नदी की जो इतनी ताकतवर है कि किसी पहाड़ के किनारे से रास्ता नहीं निकालती, बल्कि हिमालय जैसी ठोस चट्टान को बीच से चीरते हुए आगे बढ़ती है। बिल्कुल किसी किसी विशाल आरी की तरह। हाँ, एकदम विशाल आरी की तरह। या फिर एक ऐसी नदी के बारे में सोचिए जो अपने साथ इतना मलबा बहा कर लाती है कि अपना ही रास्ता ब्लॉक कर लेती है और फिर अचानक दिशा बदलकर पूरे के पूरे गांव को निगल जाती है। प्रकृति की ये ताकतें सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसी लगती हैं। बिल्कुल। लेकिन असल में यही वो भौगोलिक घटनाएं हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा उलझाती हैं। हम्म एग्जाम में ये सवाल बार बार आते हैं और अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो नदियां महज नक्शे पर खींची नीली लकीरें नहीं लगेंगी, बल्कि एक ऐसा लॉजिकल सिस्टम बन जाएंगी जिससे जिससे ज्योग्राफी के 3 से 4 सवाल एकदम पक्के हो सकते हैं। सही बात है। अगर हम भारतीय नदी तंत्र की एक बड़ी तस्वीर देखें तो हम इसे मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियां। और दूसरी प्रायद्वीपीय यानी दक्षिण भारत के पठारों पर बहने वाली नदियां। और मैंने हमेशा महसूस किया है कि इन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो हिमालय की नदियां बिल्कुल उन जवान, ऊर्जावान और शोर मचाने वाले टीनेजर्स की तरह हैं, जिनमें बहुत गुस्सा है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना, मतलब ये ऊंचे ग्लेशियरों से निकलती हैं, बहुत तीव्र होती हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ते फोड़ते आगे बढ़ती हैं। वहीं प्रायद्वीपीय नदियां एकदम शांत, अनुभवी और बुजुर्ग लोगों की तरह हैं, जो हजारों सालों से अपने तय रास्तों पर बड़ी शांति और ठहराव के साथ बह रही हैं। ये तुलना नदियों की उम्र को बिल्कुल सही तरह से दर्शाती है। हिमालयन नया पहाड़ है, इसलिए उसकी नदियों भी युवा अवस्था में है। लेकिन नदियां अलग अलग व्यवहार क्यों करती हैं? कोई पूरब जारी है तो कोई पश्चिम। इसका सीधा संबंध एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत से है, जिसे जल विभाजक या वाटर डिवाइड कहते हैं। अच्छा, जल विभाजक? हाँ, इसे समझने के लिए तिब्बत के पठार को एक बहुत विशाल ढलान वाली छत की तरह देखा जा सकता है। तो अगर उस छत के बिल्कुल बीचों बीच पानी गिरेगा तो ढलान के हिसाब से वो पानी दो विपरीत दिशाओं में बढ़ जाएगा। बिल्कुल, यही जल विभाजक का काम है। तिब्बत का पठार और मानसरोवर झील के आसपास का क्षेत्र उसी छत के बीच वाले हिस्से की तरह है। वहां ग्लेशियरों से निकलने वाला पानी जब ढलान पकड़ता है तो एक हिस्सा पश्चिम की तरफ चला जाता है, जो आगे चलकर सिंधु नदी बन जाता है। सही कहा, और दूसरा हिस्सा पूरब की ढलान की तरफ निकल जाता है, जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। दोनों का उद्गम लगभग एक ही जगह है, लेकिन जमीन की ढलान उन्हें बिल्कुल विपरीत दिशाओं में ले जाती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तिब्बत की उस विशाल छत से नीचे उतरते हुए सबसे पहले उन नदियों पर फोकस करते हैं जो भारत के बाहर से जन्म लेती हैं, यानी सिंधु नदी तंत्र। इसकी कुल लंबाई करीब 2880 किलोमीटर है और भारत में ये 1114 किलोमीटर बहती है। लेकिन मुझे लगता है कि एग्जाम के नजरिए से सबसे ज्यादा माथापच्ची इसके पंचनाद को याद रखने में होती है। हाँ, पंचनाद यानी वो 5 नदियां जो मिलकर सिंधु का ये विशाल सिस्टम पूरा करती हैं। उत्तर से दक्षिण के क्रम में इन 5 नदियों को, मतलब झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज को क्रम से याद रखना सच में एक चुनौती है। इसके लिए ना एक बहुत ही शानदार स्मार्ट लर्निंग ट्रिक है, जिससे ये क्रम कभी नहीं भूलता। बस एक विजुअल इमेजिन करना है और एक लाइन याद रखनी है। झेलम की नाव पर रवि और व्यास गए सतलुज। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। हाँ, अगर इसे डिकोड करें तो झेलम से पहली नदी झेलम हो गई, नाव से चिनाब का साउंड आता है, फिर रवि से रावी, व्यास से व्यास और अंत में सतलुज। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम बिल्कुल सेट हो गया। इस तरह के निमोनिक्स सच में बहुत काम आते हैं। इन 5 में अगर हम चिनाब की बात करें तो ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लेकिन इस पूरे सिंधु तंत्र में जो नदी सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है सतलुज। वो क्यों? क्योंकि सतलुज नदी भारत में प्रवेश करने के लिए हिमालय को काटते हुए एक बहुत गहरा शिपकीला दर्रा बनाती है। एक मिनट रुको, यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन है। पानी तो लिक्विड है, एक पानी की धारा हिमालय जैसे विशाल और ठोस पहाड़ को कैसे काट सकती है? दरवा कैसे बन सकता है? पहली बार में ये बिल्कुल विज्ञान के खिलाफ लगता है, लेकिन यही पूर्वार्थी नदी या एंटीसीडेंट रिवर का सिद्धांत है। वो आरी वाला उदाहरण जो आपने शुरू में दिया था,
वो यहीं लागू होता है। दरअसल हिमालय पर्वत हमेशा से वहां नहीं था। अच्छा, हाँ, सतलुज नदी हिमालय के बनने से पहले से वहां बह रही थी। मतलब नदी पुरानी है और पहाड़ नया है। एकदम सही। करोड़ों साल पहले जब टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से जमीन धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और हिमालय बनने लगा, तो सतलुज ने अपना रास्ता नहीं बदला। पहाड़ इंच दर इंच ऊपर उठता गया और नदी उसे नीचे की तरफ काटती गई। इसे ऐसे समझें कि एक लकड़ी का लट्ठा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और उस पर रखी आरी उसे उसी रफ्तार से काट रही है। बाप रे, ये सच में माइंड ब्लोइंग है कि पानी ने एक पहाड़ को उठने के दौरान ही चीर के रख दिया। हाँ, और इसी वजह से वहां एक बेहद गहरा वी आकार का खड्ड बन गया, जिसे हम आज शिपकी लात दर्रे के रूप में जानते हैं। अब उस छत के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ। इसका उद्गम भी तिब्बत से होता है। इसकी कुल लंबाई 1900 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन ब्रह्मपुत्र का बर्ताव बहुत ही अजीब है। ये अचानक से अपना रूप बदल लेती है। बिल्कुल। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं और वहां ये बिल्कुल शांत रहती है क्योंकि वहां बारिश कम होती है। लेकिन सांगपो जब पूरब की तरफ बढ़ते हुए नामचा बरवा पर्वत के पास पहुंचती है, तो एक तीखा यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है और यहीं से इसका रूप एकदम विकराल हो जाता है। पर अचानक से ये इतनी खतरनाक कैसे हो जाती है? मतलब सारा पानी एकदम से कहाँ से आ जाता है? इसमें दो चीजें एक साथ काम करती हैं। पहला है जमीन की खड़ी ढलान। अरुणाचल में नदी एकदम ऊंचाई से नीचे गिरती है, जिससे गति बहुत बढ़ जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है वहां की भारी बारिश। मानसून का अथाह पानी इसमें जुड़ जाता है। तो स्पीड और वॉल्यूम का ये कॉम्बिनेशन जब असम के मैदानों में आता है, तो इसीलिए ब्रह्मपुत्र वहां भयानक बाढ़ लाती है। बिल्कुल। तो अगर इस पहाड़ी हिस्से का एक 10 सेकंड का रिकैप करें, ढलान और उत्पत्ति की जगह ही नदियों की ताकत तय करते हैं। सिंधु पश्चिमी ढलान से गई, ब्रह्मपुत्र पूर्वी ढलान से, और भारी बारिश से विकराल हो गई, और सतलुज ने पहाड़ को ही काट डाला। लेकिन अब देश के हृदय क्षेत्र की ओर रुख करते हैं, बात करते हैं गंगा यमुना तंत्र की। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, लेकिन इसका जन्म एक जटिल प्रक्रिया है। गंगा शुरुआत से ही गंगा नहीं होती। हाँ, ये फैक्ट एग्जाम में बहुत फंसाता है। गोमुख से जो धारा निकलती है वो भागीरथी है। गंगा तब बनती है जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। सही कहा। और इस लंबे सफर में गंगा को उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी मिलती है, यमुना, जो प्रयागराज में गंगा में समा जाती है। लेकिन अगर एग्जाम बूस्टर फैक्ट्स की बात करें तो गंगा यमुना की सहायक नदियों पर बहुत सवाल आते हैं। सहायक नदियों में चंबल का जिक्र जरूरी है। चंबल अपने अवनालिका अपर्दन यानी गली इरोजन के लिए बहुत मशहूर है। इस गली इरोजन को अगर विजुलाइज करना हो तो इसे एक विशाल बाग की खरोंचों की तरह देखा जा सकता है। सोचिए जैसे किसी बड़े बाग ने जमीन पर पंजे गाड़कर गहरी खरोंचें मार दी हों। लेकिन पानी ऐसा कैसे कर सकता है? ये मालवा के पठार की मिट्टी की संरचना का नतीजा है। वहां की मिट्टी में पानी को सोखने की ताकत बहुत कम होती है। तो जब बारिश का पानी तेज बहाव के साथ आता है तो वो जमीन की सतह को धोने के बजाय सीधे अंदर गहरे गड्ढे काट देता है। अच्छा, तो नदी एक धारा में नहीं बहती? बिल्कुल नहीं। वो जमीन को चीरते हुए सैकड़ों गहरी खाइयों में बढ़ जाती है। इन्हीं खाइयों को बीहड़ या रेविन्स कहते हैं। और इसी तरह एक और नदी है जिसका व्यवहार बहुत विनाशकारी है, कोसी नदी। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये इतना ज्यादा रास्ता क्यों बदलती है? इसके पीछे उसकी ढलान का अचानक बदलना जिम्मेदार है। कोसी नेपाल के ऊंचे पहाड़ों से बहुत गति से नीचे उतरती है और अपने साथ भारी मात्रा में गाद और पत्थर लाती है। लेकिन जैसे ही ये बिहार के समतल मैदानों में पहुंचती है, इसकी स्पीड अचानक खत्म हो जाती है। स्पीड कम होने से सारा मलबा वहीं गिर जाता होगा। हाँ, नदी सारा मलबा अपने ही रास्ते में जमा करने लगती है। मलबा इतना ऊंचा हो जाता है कि नदी खुद का रास्ता ब्लॉक कर लेती है और फिर पानी अगल बगल से एक नया रास्ता ढूंढ लेता है, जो अक्सर गांवों के बीच से गुजरता है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो नदी खुद ही डैम बना रही है और फिर उसे तोड़ रही है। एग्जाम बूस्टर के लिए कुछ और फैक्ट्स भी हैं, जैसे गंडक नदी जो नेपाल से शालीग्राम पत्थर लाती है, और एक अनोखी नदी है सोन नदी जो अमरकंटक से उत्तर की ओर बहती है। और सोन नदी का उत्तर की ओर बहना इस बात का सबूत है कि उस इलाके की जमीन की ढाल उत्तर की तरफ है। पानी कभी गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ नहीं जा सकता। बिल्कुल। अब उत्तर से मध्य भारत की ओर बढ़ते हुए
उन बागी नदियों की बात करते हैं जो सामान्य नियमों को तोड़ती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम वाहिनी नदियां, अ, इनमें नर्मदा और ताप्ती सबसे प्रमुख है। प्रायद्वीपीय नदियां बहुत पुरानी होती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती का बहने का तरीका अलग है। मुझे यहीं पर एक बड़ी उलझन होती है। आमतौर पर जब नदियां समुद्र के पास पहुंचती हैं तो वो मिट्टी फैलाकर डेल्टा बनाती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती इतनी लंबी होने के बावजूद डेल्टा क्यों नहीं बनाती? डेल्टा न बनने के पीछे भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली का विज्ञान है। जमीन धंसने के कारण विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच एक गहरी खाई बन गई है। नर्मदा और ताप्ती इसी रिफ्ट वैली में बहती हैं। मतलब ये नदियां एक विशाल वाटर स्लाइड के अंदर फंसी हुई हैं। खाई के दोनों तरफ पहाड़ है तो मिट्टी फैलाने की जगह नहीं है। एकदम सही। और मुहाने पर ढलान इतनी खड़ी होती है कि सारा पानी और गाद एक ही झटके में सीधे समुद्र में गिरता है। इसी वजह से डेल्टा की जगह ज्वारदमुख यानी एस्चुरी बनती है। हम्म ये एक बहुत अच्छा पॉज एंड थिंक मोमेंट है। पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ और अनोखी नदियां भी हैं, जैसे लूनी नदी। ये भारत की एकमात्र इनलैंड रिवर है जो कच्छ के रण में गायब हो जाती है। क्योंकि वहां वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है। हाँ, और माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और क्षिप्रा नदी जिसके किनारे उज्जैन का कुंभ लगता है। अब पश्चिम के इस वाटर स्लाइड से निकलकर पूरब की उन विशाल और पवित्र नदियों की ओर चलते हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। Here is where it gets really interesting. क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है, दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा में क्या फर्क है। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। गोदावरी पूरे दक्षिण भारत में सबसे लंबी और पुरानी है। इसी विशालता के कारण गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं। तो गोदावरी साइज और उम्र की वजह से दक्षिण गंगा है, तो फिर कावेरी को क्या कहते हैं? कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसके पीछे एक बहुत गहरा भौगोलिक रहस्य है। प्रायद्वीपीय नदियां अक्सर गर्मियों में सूख जाती हैं, लेकिन कावेरी इकलौती ऐसी नदी है जिसमें साल भर पानी रहता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति ने कावेरी को 2 अलग-अलग मानसून से पानी खींचने की ताकत दी है। वेट, रियली? डबल मानसून? ये कैसे काम करता है? गर्मियों के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून कावेरी के ऊपरी हिस्से को भर देता है, और जब सर्दियां आती हैं तो लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु के तट पर बारिश करता है, जिससे निचले हिस्से को पानी मिल जाता है। इसीलिए नदी कभी नहीं सूखती। ओ वाओ, ये सच में बहुत स्मार्ट सिस्टम है। पूर्व की ओर बहने वाली अन्य नदियों में कृष्णा है और महानदी जिस पर हीराकुंड बांध है। इसके अलावा शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है। हाँ, खड़ी ढलान के कारण शरावती इतना ऊंचा जलप्रपात बनाती है। में घुसता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी का ऊपरी हिस्सा फनल के आकार का है, जिससे दबाव बहुत बढ़ जाता है। चलिए अब एक सुपर फास्ट रैपिड फायर रिकैप करते हैं। सिंधु का उद्गम तिब्बत से हुआ। सतलुज ने हिमालय काटकर शिपकीला दर्रा बनाया। कोसी रास्ता बदलकर तबाही मचाती है। नर्मदा रिफ्ट वैली में बहकर एस्चुरी बनाती है। माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। गोदावरी विशाल है इसलिए दक्षिण गंगा है, और कावेरी को डबल मॉनसून मिलता है इसलिए वो दक्षिण भारत की गंगा है। इस पूरी चर्चा का मूल निष्कर्ष यही है कि नदियां महज पानी नहीं हैं, वे गुरुत्वाकर्षण और जमीन की बनावट को ब्लाइंडली फॉलो करने वाली ताकतें हैं। उद्गम स्थल और ढाल ही सब कुछ तय करते हैं। आज हमने देखा कि कैसे हिमालय के उठने के दौरान नदियों ने अपना रास्ता खुद काटा। इस पर जरा सोचिए, भविष्य में अगर कोई नई भौगोलिक उथल-पुथल होती है, कोई टेक्टोनिक शिफ्ट होता है, तो क्या ये बुजुर्ग प्रायद्वीपीय नदियां भी अपना शांत स्वभाव छोड़कर कोई नया रास्ता बना सकती हैं? पृथ्वी का भूगोल कभी स्थिर नहीं होता, हलचल तो हमेशा होती रहती है। बिल्कुल। और अगर आज के ये कॉन्सेप्ट्स दिमाग में छप गए हैं, तो नदियों से जुड़े 90% सवाल अब आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। भूगोल महज रटने का विषय नहीं है, ये हमारी पृथ्वी का एक शानदार विज्ञान है।